नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। आज हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे मैथ का पहला चैप्टर। हमारे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको हर तरीके के एक सवाल हल करके भी बताएंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो परीक्षा के टाइम को देखते हुए हम आपका एक रिवीजन टाइप का करा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए तो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आखिर हम जानते हैं संख्याएं क्या है। आपने देखा होगा, सुनते हैं आप संख्याएं, आखिर ये संख्याएं हैं क्या। तो संख्याएं जितने भी अंकों से या जो डिजिट होते हैं उनसे बनने वाली जो भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 49 है ना, 4 है, तो ये हमारी एक संख्या है। अब आखिर हम समझते हैं संख्याएं होती कितने टाइप्स की हैं। तो संख्याएं दोस्तों हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली है हमारी वास्तविक संख्याएं और दूसरी है हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब हमारे मन में विचार आता है, आखिर ये वास्तविक और काल्पनिक है क्या। तो हम इनको भी समझते हैं कि आखिर वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याएं की। तो काल्पनिक संख्याएं में हम जानेंगे आखिर काल्पनिक संख्याएं होती कैसी हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं। देखिए हम समझते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा आप कहीं पर बहुपद सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे कहीं देखने को मिल जाता है, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। आप जो हमारा 4 है हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं। वहां हम जब इसको ले जाते हैं राइट साइड में, तो अब हमें पता चलता है अगर हम इसको रूट लगाएंगे तो हम यहाँ आकर इस सवाल को यहाँ छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व भी नहीं करते हैं। यहीं से हमारा जो संख्याएं बनती हैं, काल्पनिक संख्याएं यहीं से बनती है हमारी। जो यहाँ हम फंस जाते हैं इसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जो ये संख्या है इसको हम काल्पनिक संख्याएं छोड़ देते हैं। ये आगे की प्रोसेस हम अभी हाई स्कूल में नहीं करते हैं, हम 11th में इसको पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है समृद्ध संख्याओं नाम से। 11th में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके आगे हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। दोस्तों अब हम आते हैं हमारी वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अब जहां तक भी चले जाइएगा दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, हम लिखते ही जाएंगे, ये कभी खत्म होती ही नहीं है। ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं हमारी दोस्तों। जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए सबसे बढ़िया है कि हम प्राकृतिक संख्याएं अगर हमें पता है तो हम केवल इसमें 0 को ऐड कर देंगे, बाकी हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं ही हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। आप आगे तक जहां तक भी जा सकते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकें तो वो परिमेय संख्या होती है, जबकि वहां कंडीशन लगी होती है कि q का मान हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो हमारे p और q हैं ये हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और रूल क्या होता है कि जो हमारा p और q का HCF होता है, हमारा HCF मासा, ये हमारा हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम्पल में लें 2/4 है, अगर ये 2/4 का हम HCF निकालें तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। 1 तो है नहीं, 2 आएगा। तो p/q के रूप में तो हम इसको व्यक्त कर रहे हैं,
लेकिन इसका HCF 2 आ रहा है, तो अभी ये रियल परमेय संख्या नहीं है। इसको परमेय संख्या में बदलने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा 1/2। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी परमेय संख्या है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। और परमेय और अपरमेय में बहुत बढ़िया है, अगर आपको परमेय संख्याएं पता चल गई तो जो परमेय नहीं है वो अपरमेय संख्याएं। अगर आप जान चुके हैं कि परमेय संख्याएं कौन होती हैं, परमेय संख्याएं कैसी होती हैं, अगर आप परमेय संख्याओं को पहचान लेते हैं तो आपको अपरमेय तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है और जो अपरमेय नहीं है वो परमेय है। आपने परमेय समझ लिया, अपरमेय भी लिख लेते हैं। अपरमेय संख्याएं होती क्या हैं? अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा √3, √5, इसका एक सीधा रूल है, रूट अभाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग जाता है वो अपरमेय संख्या होती है। एक और होता है, जैसे दशमलव के बाद है कोई 0.01, 0.01, 0.001, इनका कभी क्रम बढ़ता ही जाता है, ये कभी एंड ही नहीं होती है, इनको भी हम अपरमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि इसमें परमेय भी होती हैं, जैसे अगर अंक रिपीट हो जाते हैं 808, 808, अगर ऐसे अंक रिपीट होते हैं तो ये फिर परमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। हम एक्सरसाइज निकालते हैं 1.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, A = BQ + R, इसका यूज करके हमें HCF ज्ञात करने हैं। हमने भी कक्षा 8 में पढ़ा था गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो जो हमारी भाग विधि होती थी सेम ये विधि है, बस इसका नाम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म रखा गया है या कहा गया है। तो हमें इस विधि के आधार पर हमें HCF निकालने हैं। जिससे हमारा पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है, इसका पहला है 135 व 225 का, इसका हम करके देखेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने ये आता है कि अब हमें A किसको माने, B किसको माने। तो हमें E उसको मानना है जो हमारी बड़ी संख्या है। तो इसमें हमें बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 225। तो हमारा E हो जाएगा 225। 225 हमारा A हो जाएगा और B बराबर हो जाएगा हमारा 135। Q हमारा भागफल है और R हमारा शेषफल है ना। तो हम देखते हैं, जब हम E हमारा ये मिल गया, B मिल गया, तो हम एल्गोरिथ्म में लगाते हैं। चाहे अगर अच्छा दिखाने के लिए हम स्टेप भी लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जो कि एग्जाम के अपेक्षा बहुत अच्छा होता है एग्जाम में लिखने के लिए, अगर हम स्टेप लगा के भी हल करें तो देखो हमारे यहाँ जो एल्गोरिथ्म होती है A = BQ + R। ठीक है, ये हमारा क्या है 225 बराबर B हमारा क्या है 135 गुणा Q। अब हमें Q निकालना है यहाँ। क्या अगर 100, अब यहाँ आपको गुणा भाग भी आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अब हमारा 135 है, अगर हम 135 में 2 का गुणा करेंगे तो वो शायद 225 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार करना है हमें? ओनली एक बार। ठीक है, तो एक बार करेंगे हम। अब हमें देखना है शेषफल हमारा कितना आएगा। तो 225 से हम 135 घटाकर देखेंगे कितना आएगा हमारा शेषफल, 90 हमारा शेषफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें यहां से लेना है, स्टेप नंबर 2। अब हमें यहां से क्या करना है, लिखना है स्टेप नंबर 2। ठीक, स्टेप नंबर 2 अब क्या आएगा हमारा, जो ये शेषफल आया, जो शेषफल है वो हो जाएगा हमारा B। ठीक है, और जो हमारा यहाँ B था ये हो जाएगा हमारा A। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा B, और जो पहले B था वो हो जाएगा हमारा A। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, A की जगह पे A को रखेंगे। ये है हमारा 135 बराबर B है हमारा क्या 90।
अब फिर से हमें यहाँ देखना है, अगर हम 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 आता है, 180 हमारे 135 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी एक बार ही करना है, एक बार गुणा करेंगे 90। अब हम देखेंगे 135 से 90 घटाएंगे, शेषफल हमारा कितना आएगा, तो शेषफल हमारा आएगा 45 यहाँ रख देंगे हम। अब शेषफल हमारा 45 आ रहा है और हमारा जो पहले ए था, यहाँ हमने जो हमारा बी 90 है, ठीक है। तो अब हमें यहां से क्या करेंगे, हमारा जो शेषफल था पहले हमने यहां भी माना था, अब इसको भी मान लेंगे, और जो पहले बी था इसको हम मान लेंगे ए। क्लियर। अब हमारे यहां से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, स्टेप नंबर 3। अब हमारा ए क्या है 90 और बी है 45, तो अब हमारी एल्गोरिथम में रखेंगे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारा यहां आ जाएगा ए बराबर 90 बराबर 45 गुणा। अब हम यहां देखेंगे 45 में कितने का गुणा करें कि वो 90 से ज्यादा ना हो, तो 2 बार ही हम करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ हमारा शेषफल क्या आएगा 0, 90 में से 90 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ हमारा शेषफल 0 आता है, तो यहाँ हमारे स्टेप खत्म हो जाते हैं यहां से। क्लियर। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, अब हमें यहाँ लिखना है अतः, यहां जो यहां नीचे लिखेंगे हम अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, जहां हमें 0 शेषफल प्राप्त हो गया वहां हमारा फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, जो हमारा फाइनल स्टेप होता है जहां हमारा शेषफल 0 आ गया। अब यहां हमारा शेषफल 0 आ गया, यही हमारा एचसीएफ निकल आया। अब हमें एचसीएफ किसको मानना है, जो हमारा बी था। ठीक है, जो हमारा बी था वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां नीचे लिख देंगे हम अतः हमारा एचसीएफ 45 हो जाएगा। हम यहां लिख देंगे, नीचे शो नहीं होगा, अतः एचसीएफ, यहां हम दर्शा भी सकते हैं किनका एचसीएफ 135, 225 बराबर कितना आएगा हमारा 45। क्लियर। इतना छोटा सवाल है, लग गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेम, जो हमारा दूसरा भी है 196 और 38,220 का, वो भी हमारा सेम इसी टाइप से लगेगा, तो वो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि एक एक लगाने के लिए तो टाइम नहीं है, 15 दिन हमारे एग्जाम के बचे हुए हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। ठीक है, क्लियर, समझ आया ना क्लियरली। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो आप इंपोर्टेंट या मोस्ट का टिक भी लगा सकते हैं, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। वो भी हमें क्या करना है एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए एक पूर्णांक है। ठीक है, आपने मान लिया ए एक पूर्णांक है या ए एक धन पूर्णांक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। धन पूर्णांक लिख देंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। माना ए एक धन पूर्णांक है जहां b बराबर हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि b दिखाने के लिए उसने कहा भी है 6+1 6+3, तो b बराबर हम 6 मान लेंगे। अब जब हमें b पता चलेगा तो हम r तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि b हमेशा r हमेशा b से छोटा होता है। तो r हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और 5। r के मान हमारे यही तो होंगे। r b 6 है तो r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, अब हम इसको केस बाय केस सॉल्व करेंगे। इसमें हम जैसे हमारा केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1।
आर बराबर 1 के लिए हम देखेंगे किस नंबर फर्स्ट हमारी एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सॉरी जीरो के लिए, पहला केस हम जीरो के लिए देखेंगे। तो ए हमारा क्या है, धन पूर्णांक है, बी हमारा क्या है 6 क्यू प्लस आर क्या है हमारा 0, ठीक है। यहां हमारा धन पूर्णांक क्या आता है, ए बराबर 6 क्यू, क्लियर, ए बराबर 6 क्यू। अब आप बताइए 6 क्यू धन है या विषम है? 6 क्यू हमारा कौन सा पूर्णांक है, धन वो सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, सम है या विषम है? अब बताइए कौन सा है। तो हमें दिख रहा है सम है। अब ये सम क्यों है, आपको पता है किसी भी पूर्णांक वो सम हो या विषम हो, किसी भी पूर्णांक का गुणा अगर किसी सम पूर्णांक से होता है तो वो हमेशा क्या होता है, सम पूर्णांक। यहां क्यों हमारा विषम हो या सम हो कोई भी हो, लेकिन उसका गुणा हो रहा है सम पूर्णांक से, तो हमारा ये पूर्णांक क्या होगा, सम पूर्णांक। क्लियर, सम क्यों है समझ में आ गया ना, ये सम है। अब यहां हमारा केस नंबर फर्स्ट फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में हम क्या लेते हैं, आर बराबर 1 के लिए, आर बराबर 1 के लिए अगर हम एल्गोरिथम में लगाएंगे तो हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा ना। 6q प्लस 1 डायरेक्ट हमने लिख दिया है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ऐसे आर बराबर 0 के लिए एल्गोरिथम लिखना है, फिर उसमें रखना है, फिर डायरेक्ट ऐसे करना है। डायरेक्ट हमने लिख दिया है, आपको नहीं लिखना है। यहां ये क्या हो जाएगा, ये हमें क्या लिख रहा है, विषम पूर्णांक, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 6q हमारा सम है, अगर हम उसमें एक ऐड कर देते हैं वो हमारा विषम बन जाता है। क्लियर ना यहां तक। देखते हैं अगला केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम आर बराबर लेते हैं 2 के लिए, आर बराबर 2 है हमारा, आर बराबर 2। अब यहां हमारा धन पूर्णांक क्या होगा, 6q प्लस आर की जगह 2, आर की जगह ही तो हमें चेंज करना है, 2 आ जाएगा, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2। अब ये हमारा क्या होगा, ये बताइए आप, सम होगा, ऑब्वियसली सम होगा, ये क्या है हमारा सम पूर्णांक, ठीक है। जब ये हमारा सम पूर्णांक है तो नेक्स्ट हम फिर से देख सकते हैं ना, केस नंबर 4, आर बराबर 3, ठीक है। यहां हम देखेंगे हमारा यहां क्या आएगा, धन पूर्णांक 6q प्लस 3, ये क्या है, विषम, दिख रहा है विषम है, क्योंकि हम सम में अगर हम 3 को ऐड करेंगे, सम में किसी विषम संख्या को ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली विषम होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हम क्या लेंगे, आर बराबर 4 के लिए, ठीक है। आर बराबर 4 के लिए अब हम फिर से इसमें रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारी थ्योरम है। इस थ्योरम में हम लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए बराबर 6q प्लस 4, यही आएगा ना, यही आएगा 6q प्लस 4। तो ये बताइए ये क्या है, समय हमारा। नेक्स्ट हम लेते हैं केस नंबर 6 के लिए। ऐसे ही अगर आप केस लगाकर, जितने भी केस लगाए जाते हैं ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ आप क्या ले रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो वो नंबर नहीं देता है। यही रीजन होता है कि बोलते हैं बहुत अच्छा पेपर गया था हमारा, बहुत अच्छा 90 नंबर आएंगे और फिर आते 50 हैं, आते 60 हैं। यही होता है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 6 हम लिखेंगे आर बराबर 5 के लिए। आर बराबर 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 5, ये क्या है, विषम ना, ये हमारा विषम है। अब यहां हम नीचे लिख सकते हैं अतः, क्योंकि करके हम देख चुके हैं कौन सम है कौन विषम है। अतः यहां हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का
होता है, कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं। ठीक है, 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जो एक टुकड़ी है इसको 32 बैंड सदस्यों वाली टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। तो बोल रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च भी कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकें। ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है 32 जो बैंड वाले होते हैं, आपने देखा होगा परेड में कुछ सैनिक बैंड बजाते हुए जाते हैं 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त वगैरह में होते हैं जो कार्यक्रम। तो 32 वो लोग हैं और जो सेना की टुकड़ी है उसमें 616 लोग हैं। अब वो बोल रहा है कि कितनी संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। तो इसमें हमें क्या करना है, SCF तो निकालना है, दोनों को निकाल दीजिए। जितना आ जाएगा SCF वो आ जाएगी पंक्तियों की संख्या। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपोर्टेंट भी है, चाहे तो आप टैग भी लगा सकते हैं इंपोर्टेंट का। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से एक नई क्वेश्चन अवश्य आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें मानना है, माना एक्सरसाइज। ठीक है, मानना है, माना कोई धन पूर्णांक ए है। ठीक है, कोई धन पूर्णांक हमारे क्या है, ए है। और हमारा बी क्या है, जहां बी बराबर 3 है, बी बराबर हमारा 3 है। अब वो कह रहा है कि जो इसके वर्ग होता है वो हमें निकालना है। जब हमें पता चल गया हमारा b बराबर 3 है तो r बराबर ही तो पता चल गया, 0 1 2, r का मान आ गया, नॉर्मल, सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ केस लगाने हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट है हमारा क्या, केस नंबर फर्स्ट लेंगे हम r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए। अब हम देखते हैं r बराबर 0 के लिए क्या होगा, हमारी जो एल्गोरिथम है a बराबर bq प्लस r। ठीक है, bq प्लस r में हमारा a पूर्णांक है, b क्या है हमारा 3 प्लस q प्लस 0। क्लियर। अब यहां हमें क्या करना है, a बराबर आ जाएगा 3q। अब आप ये मत सोचिए कि ये आंसर आ गया, उसमें कह रहा है 3m तो 3q आ गया मतलब आंसर आ गया हमारा, नहीं, उसने कहा वर्ग पूर्णांक, पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। अब हमें यहां लिखना है वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर हमें लिखना है, अब हम स्क्वायर लगाएंगे, इसमें स्क्वायर लगाएंगे और इसमें स्क्वायर लगाएंगे। अब हमें इसको देखना है, ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2 a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर को हमें क्या करना है, थोड़ा अलग करके लिख देना है, 3 × 3q स्क्वायर। क्लियर, वही लिखा है ना। अब आप यहाँ साइड में लिखिए माना जो हमारा 3q स्क्वायर बराबर क्या है m, इतना लिख सकते हैं हम। तो हमारा a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m। ठीक है, यह हमारा पहला स्टेप करना। नेक्स्ट केस में सेम हमें फिर से करना है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर
1 के लिए। क्लियर। r बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 3q प्लस 1। क्लियर। इनका हम वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर कुछ भी। ठीक है, यहाँ हम खोल देंगे, क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 6q। क्लियर, आ जाएगा ना। यहां हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से 3 कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमें 3 आगे रखना है, तो हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। क्लियर। यहां अब हमें फिर से मान लेना है, यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माना हमारा 3q स्क्वायर है प्लस 2q बराबर m, मान सकते हैं हम। अब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1। क्लियर ना, क्लियर। नेक्स्ट हम केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। हमारा केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 है हमारा r बराबर 2 के लिए। r बराबर 2 के लिए हमारा केस नंबर 3 हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। क्लियर। यहां हम फिर से करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, फिर से हम करेंगे, कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा हमारा, और 3 6 2 12 इतना क्लियर, इतना क्लियर। ठीक है, अब हम इसको 4 को क्या करेंगे, हम 4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते, 9q स्क्वायर सेम, ठीक है, 3 प्लस 12q, और जो हमारा 4 का 1 था वो यहाँ बाहर रख देंगे। क्लियर ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से हमारा जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। हमें इनमें से 3 कॉमन आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हम फिर से मान लेंगे, माना, ब्रैकेट में लिखना है आपको, माना 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। क्लियर। केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अतः यहां आप लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग 3m, क्या पूछा था उसको, 3m 2 के रूप, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, या हम लिख सकते हैं। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है, वो भी हम आपको लगा के बता रहे हैं। वैसे है ऐसा ही, वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाना है आपको। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। चाहते तो हम मिटाते भी ना, इसको साफ भी ना करते, उसी में आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता। ठीक है, समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
सेम लिखिए, माना ए कोई धन पूर्णांक है। क्लियर? ए कोई धन पूर्णांक है जहां b बराबर, अब यहां आपको ध्यान देना है, वो कह रहा है 9m प्लस 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। यहां आपको अब b बराबर 9 नहीं देना है, लॉजिक लगाइए थोड़ा। b बराबर अगर 9 लोगे तो फिर उसका घन कितना बड़ा हो जाएगा। आपको यहां करना है b बराबर 3 देने से क्या फायदा है, एक तो जो हमारे r के मान आएंगे वो भी कम आएंगे, ठीक है, 3 मान ही आएंगे हमारे r की। और अगर 9 लेते हैं हम, 9 लेते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे मान आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो b बराबर हमें 3 लेना है। इसको लगाने के लिए सेम प्रोसेस हम करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, r बराबर 0, ठीक है, r बराबर 0 एल्गोरिथम लिखते हैं बी क्यू प्लस r, ठीक है। ये हमारा कोई धन पूर्णांक है, b हमारा क्या है 3, q प्लस 0। क्लियर? क्लियर यहां तक? a बराबर हो जाएगा 3q, a बराबर 3q। अब यहां हमें क्या करना है, इसका हम घन करेंगे, यहां लिखेंगे घन करने पर। घन करने पर आप लिखिए, घन करने पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए तो क्या हो जाएगा, aq बराबर 27q की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, aq बराबर 3 इंटू 9 की पावर, वो q की पावर 3 आ जाएगा ना। अब यहां आपको फिर से वही करना है, माना 9q की पावर 3 बराबर m लिख सकते हैं हम। तो यहां क्या आ जाएगा, q की पावर 3 बराबर 3, ठीक है। सॉरी, यहां आपको 9 करना है, यहां हम 3 कर देंगे ना। क्वेश्चन में आपको कहा है 9m, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा 9m, यहां भी हमारा 3 q की पावर 3 बराबर m लिख देंगे, तो हमारा q की पावर 3 बराबर 9m, ठीक है। क्लियर? अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा क्या आ जाएगा, r बराबर 1 के लिए यहां हम फिर से अपनी एल्गोरिथम लगाते हैं। एल्गोरिथम में डायरेक्ट a बराबर क्या आ जाएगा, हमारा जो 3q प्लस 1, इसका हमें क्या करना है, घन लिख दीजिएगा घन करने पर, ठीक है। इसका हम घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सूत्र पता है ना, a की पावर 3 मतलब 27q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 वही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, a प्लस b का होल क्यूब खोल दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ तो 27 पावर 3 प्लस 1 प्लस यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 27, ठीक है, 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब हमारा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते, a की पावर 3, ठीक है। देखिए यहां हमारा कॉमन आ रहा है 9, हमें बाहर निकालना है, तो हम 9 बाहर निकाल लीजिए, यहां हमारा क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस यहां पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा q, ठीक है, और प्लस 1। अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं कि माना इतने बराबर m, ठीक है। इसको हम फिर से करेंगे, माना यही लिख दीजिए, माना 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। तो यहां हम फाइनली कह सकते हैं कि जो हमारा a की पावर 3 है वो आ जाएगा हमारा
9m + 1। क्लियर? कितना आ जाएगा हमारा 9m + 1। दूसरा केस हमारा यहाँ फिनिश होता है। तीसरा केस हम लगाते हैं, केस नंबर 3, r बराबर 2 के लिए। यहाँ अब हम देखेंगे r बराबर 2 के लिए। r बराबर 2 के लिए एल्गोरिथम लगाएंगे अपनी। क्या जाएगा? a बराबर 3q + 2। घन करेंगे इसका, लिख देंगे यहाँ घन करने पर, घन करेंगे इसकी भी पावर 3, तो a की पावर 3 बराबर आ जाएगा हमारा 27q की पावर 3 + 8 2 की पावर 3। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 3 × 3q × 2 + 3q + 2। ठीक है, इतना क्लियर? यहां हम देखेंगे a की पावर 3 27q की पावर 3 + 8। ठीक है ना? यहां हम देखेंगे अब इनका अंदर गुणा कर देंगे। 3 × 9 दूनी 27 और 3 × 9 9 दूनी 18 18 की 54। ठीक है, 56q की पावर 2। ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 3 × 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36q। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम और नीचे फिर हम करेंगे। अब यहां से हमें फिर से 9 बाहर निकालना है, तो हम 9 को बाहर निकाल लेंगे। बाकी हम देखेंगे यहाँ क्या आएगा, 3q की पावर 3 प्लस यहाँ से 9 छक 54 है ना, 9 छक 54, तो यहाँ क्या बचेगा 6q² प्लस 9 चौके 36 4q। ठीक है, क्या बचा हमारा + 8। यहां हम फिर से मान सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माना 3q की पावर 3 + 6q 6q की पावर 2 + 4q बराबर क्या आएगा हमारा? बराबर m। इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो a की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा? 9m + 8। यही तो हमें सिद्ध करना है, यही तो हमें प्रूव करना है। दर्शाइए कि किस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, बाकी आप यहां लिख सकते हैं वही, या तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन हम 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का लिख सकते हैं। क्लियर? यहां हमारा पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, चलते हैं हम फटाक से दूसरी एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, ये एक्सरसाइज के ये कुछ 2 लास्ट के क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनको बताना भी जरूरी था और ये एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह से लगाना है, 1-2 बार रिवीजन भी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इन दो क्वेश्चंस में से, और जो ऊपर भी था वो भी कुछ सही है, लेकिन इन 2 क्वेश्चंस में से आपका एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा खास नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 6, 7, 8 में यही पढ़ते आए हैं, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ना समझाने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। आसान है, बन जाएंगे। चलिए इसका पहला आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, पहला दूसरे का पहला है हमारा क्या है, 26 और 91।
26 व 91, इनका हमें लासा निकालना है और मासा निकालना है, और किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है आपको कि भाग विधि से निकालना है या जो अभी एल्गोरिथम में पड़ी थी यूक्लिड विभाजन इससे निकालना है, या गुणनखंड विधि से निकालना है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इनका गुणनखंड करते हैं और इनका निकालते हैं। पहले हम लासा निकालते हैं। इसका लासा निकालने के लिए चलिए करते हैं लासा, वही अपना गुणनखंड विधि। 26 91 लगाइए, 2 से जा रहा है, 13 दूनी 26, ये नहीं जाता है, लगाइए 13 7 13 7 91, 7 13 13 13 से लगाइएगा 1 1, 13 7 91 दूनी 182। तो एलसीएम क्या है क्या हमारा, लिख लेंगे एलसीएम 182। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा कॉमन क्या है 13, लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ ही जाएंगे, सिंपल है। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 13। अब वो कह रहा है जांच भी कीजिए, अब आपको यहां लिखना है जांच। ठीक है, जांच में आपको क्या बताना है, लासा गुण, तो यहां लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच, जांच में हमें क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, फर्स्ट संख्या चाहे n1 मान लो इसको, गुणा n2 बराबर क्या होता है h LCM और HCF। ठीक है, अब हमें यहां से जांच करना है, तो पहली संख्या हमारी क्या है 26 गुणा 91 बराबर क्या है हमारा LCM कितना है 182 और 13। अब इसका हमें करना है गुणा, तो हम गुणा कर लीजिए, गुणा करके देखिए यहाँ 26 और का 91 में गुणा करते हैं, तो 91 गुणे 26 करके देखेंगे हम, 26 के 26 6 हासिल आ जाएंगी 2, और 26 नंबर करके देख लीजिए 26 गुणे 9 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 2 18 5 23 234 और हासिल 2 आ जाएगी, तो कितना जाएगा 237, 366 आया, 366। ठीक है, अब हम इसको भी करके देखते हैं, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 96, 13 अट्ठे कितना होता 13 कितना था 13 अट्ठे। ठीक है, 13 अट्ठे 104, 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23 हो गया, जांच हो गई। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएंगे आसानी से सारे, शायद सब हो जाएंगे। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं उसमें, बचपन से पढ़ते आए हैं यही। छोटे में 5 में था शायद, 5 की पहले गिनतारा चलती थी, 5 में गिनतारा किताब में था यही सूत्र, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। और दूसरा है हमारा सेम इसी सूत्र में रखना है, चौथा सवाल वो आ जाएगा आसानी से। एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम ज्ञात करना है और संख्याएं भी दी गई हैं, तो इसी सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां थोड़ी सही है, आपका ये आ सकता है 1 नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें पूछ रहा है वो क्या, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, जी हमें जांच करना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सा आप देखिए, जैसे उसने कहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, n हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, और वो कह रहा है किसी संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n के लिए क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो
उसका जो लास्ट अंक होता है वो 0 पर समाप्त हो। तो देखिए करके देखते हैं। पहले हम 6 के गुणनखंड करते हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3, 2 गुणे 3, इसकी पावर है। अब आपको पता है किसी भी संख्या का अगर लास्ट अंक या इकाई का अंक 0 आना है तो उसमें जो गुणनखंड होते हैं उसकी या तो वो 5 होने चाहिए या फिर 2 और 5 होने चाहिए, या तो 5 या फिर 2 और 5, समझ रहे हैं ना? या तो 2 और 5 हो या फिर 5 हो। अगर ये होते हैं तो आपका जो लास्ट का अंक है वो 0 आ सकता है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 3 है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? ये बस समझने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये दिया है भाज्य है, और है तो फिर क्यों है ये कहा गया है। जैसे पहला हम आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे कह रहा है 7 गुणे, पहला ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये भाज्य है। और अगर भाज्य है तो फिर भाज्य क्यों है ये भी पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको दिख रहा है 2 संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें हमें कॉमन नजर आ रहा है, क्या है? 13। क्लियर? 13 कॉमन है तो क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणे 11, यहां से 13 निकल गया, यहां से भी 13 निकल जाएगा, यहां का बचेगा 1। ठीक है, और इस 1 को हम अंदर भी रख सकते हैं, यहां ना लिख के लीजिए 1, इससे भी तो क्योंकि 13 निकला है वो उसको अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 13, ठीक है, 11 से 70 और 1 78। ठीक है, अब ये संख्या आपको भाज्य दिख रही है या अभाज्य दिख रही है? भाज्य दिख रही है, क्योंकि पता है जब किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल, तो वो हमेशा भाज्य होता है। क्योंकि पता है जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा हम इस पे ऑलरेडी कर देंगे, जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो 13 से विभाजित हुई तो होगी ना, क्योंकि उसी से ही गुणा किया है ना? क्लियर? क्लियर है यहां तक? तो ये हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ये हमें रीजन बताना है, नीचे लिख देना है, क्योंकि जब कभी भी 2 संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाला गुणनफल हमेशा भाज्य होता है। ठीक है, क्यों भाज्य होता है? क्योंकि जब किसी संख्या से गुणा किया है हमने तो उसी संख्या से वो भाग भी तो कर सकते हैं। भागफल में जो पहले था वही आ जाएगा। जैसे हमने यहां भी, जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है 2 है और 3 है, अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 6। अब ये भाज्य है ना, क्योंकि जो इन दोनों के गुणनफल से ये संख्या प्राप्त हुई है, तो जिनका जिनका गुणा हुआ था उनसे ये भाजित भी तो होगी ना। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पुश कर दो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है किसी मैदान की चारों ओर। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है वृत्ताकार पथ है, ऐसे गोलाकार वृत्ताकार पथ है। हंसना नहीं है किसी को, वृत्त देखकर हंसना नहीं है, गोल नहीं बनाया है, हमें मानना है ये वृत्ताकार है। ठीक है, सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, और उसी को रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब वो कह रहा है कि किसी एक जगह से ये दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में, हाँ, एक ही दिशा में चल रहे हैं। वो इस साइड ऐसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज वो दोनों इस साइड घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अब वो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, लासा लेना है।
तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 12 और 18 का लासा ले लेंगे। जितना हमारा लासा आएगा उतने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। लासा क्यों लेना है, क्योंकि पता है ये 12 मिनट में चक्कर लगाता है, ये 18 मिनट में चक्कर लगाता है। तो लासा निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने चक्कर लगाएंगे पूरे पूरे और एक ही टाइम पर। उसी टाइम पे एक 2 चक्कर लगाएगा और ये 3 चक्कर लगा लेगा। रवि 3 चक्कर लगाने के बाद वहीं पहुंच जाएगा और राधा 2 चक्कर लगाने के बाद वहीं पहुंच जाएगी। तो इसका लासा क्या आ जाएगा हमारा, करके देख लीजिएगा, 36 लासा आ जाएगा। तो 36 मिनट बाद इसका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट बाद वो उसी प्रारंभिक जगह पर पहुंच जाएंगे। हमारी जो दूसरी प्रश्नावली है यहीं खत्म होती है। तो 2 प्रश्नावली अभी हमने समझी हैं। तो इसके आगे की जो 2 प्रश्नावली हैं उसमें आप कोशिश करिएगा और जो आप लगाइएगा, क्योंकि अभी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा अगर हम और डिस्कस करते हैं। तो आप यहीं तक रोकते हैं और जो आगे की एक्सरसाइज है और आगे की जो न्यू टॉपिक है हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर भी जाने से पहले कहना चाहेंगे आपसे कि जो भी आपके डाउट हैं या आपकी जो भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्स या जो भी आपके डाउट हैं आप कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और उनका जवाब भी देंगे। कोशिश करेंगे आपके जो डाउट है उनको क्लियर भी करेंगे। और अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नई वीडियो डेली आप तक पहुंचने वाली है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए चलते हैं।